Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the new topic of our chapter number 6, and our chapter name is Unemployment Economics. This is the 5 mark question, measure to reduce unemployment. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया था। आज हम करेंगे मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जो बोर्ड्स में काफ़ी हद तक पूछा गया है, आईएमपी है। तो पॉइंट्स इतने सारे नहीं हैं जो कॉजेस में थे, उससे थोड़े कम हैं। टॉपिक जो है वो दिया है मेजर्स, मतलब हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, बेरोज़गारी का, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऐसे रास्ते हैं। तो पहले तो हम ये जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसके बारे में पहले समझेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इट इज़ क्लियर दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सीरियस। तो हमने देखा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस मैटर पे चल रहा है, लोगों के पास काम ही नहीं है। जो ये प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। जब इंसान को काम नहीं मिलता है तो पैसे का प्रॉब्लम तो होता ही है, पर ये हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, सोशल प्रॉब्लम भी है। सोसाइटी में अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो जो लोग हैं वो एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे। जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, फूड क्लोथ शेल्टर, तो इंसान को मिनिमम मिलना ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा। मोरल भी है। मोरल प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि इंसान फिर क्या करेगा, अपनी जो एथिक्स है, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ एथिक्स का मतलब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंसान जो है ना, फिर आपको पता है मोरल, अपनी इंसानियत भूल जाएगा और वो फिर ये रास्ते पे चलेगा, इलीगल काम करना स्टार्ट कर देगा। चोरी, डकैती, किडनैपिंग, मर्डर, इसे हम मोरल प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर आपके पास काम नहीं होगा तो मजबूरी में आपको गलत रास्ते पे चलना पड़ेगा, जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। मेंटली आप साइकोलॉजिकली अपना बैलेंस खो बैठते हो, मेंटली इल हो जाते हो, फिर आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही है, मतलब पैसे का प्रॉब्लम तो होता ही है, साथ में मेंटली आप इलीगल काम करते हो उसे मोरल प्रॉब्लम बोलते हैं, और सोशल प्रॉब्लम तो होता ही है। फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो तो देश के हिसाब से सीरियस प्रॉब्लम तो है ही। दैट इज़ वाई इंडिया राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो इंडिया का जो पहला प्लान हुआ था, पहला जो इंडिया ने अपना प्लान बनाया था, मैंने आपको बताया था पहला प्लान बना था 1956 में। तो इंडिया ने पहले से ही ये प्लान में, जब इंडिया ने पहला प्लान बनाया था 1956 में, तब से इंडिया ने एक कदम उठाया था कि हम देश में से कैसे भी करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे। स्पेशली फ्रॉम द 5th and 6th, तो जो हमारा 5th और 6th प्लान बना था उसमें इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव था अनएम्प्लॉयमेंट कैसे भी करके कम किया जाए। उसके बाद जब 8 5 ईयर प्लान बना तो 8 5 ईयर प्लान में भी यही बताया गया कि इंडियंस का एक फंडामेंटल राइट है, हम सबको एक राइट है कि हम सबको काम मिलना चाहिए। देश का एक भी इंसान अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, सबके पास काम होना चाहिए। पर हालांकि आपको पता है कि इतनी सारी जो पॉपुलेशन है, इतनी 130 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, उससे भी ज़्यादा है, सबके पास काम नहीं है। गवर्नमेंट ने इतने सारे स्टेप्स लिए तो है, बट फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सक्सेस नहीं हुई है। गवर्नमेंट ट्राई करती है अलग अलग योजनाएं द्वारा आपको काम दे, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अलग अलग गवर्नमेंट योजनाएं निकालती है। उस योजनाओं में सरकार आप सबको काम देती है, कोशिश करती है कि हो सके अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम हो। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स है जिससे हम बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं हमारे देश में। तो जो सबसे पहला स्टेप्स है स्टूडेंट्स, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल।
अगर आबादी कम होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो लोगों को काम मिलेगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आबादी इतनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सबको काम चाहिए, अब पर काम देने वाले इतने होने तो चाहिए। ठीक है। द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है स्टूडेंट्स, वो 2.5% है। एवरी ईयर इतने लोग बॉर्न होते हैं। मतलब अगर आप उसका कैलकुलेशन निकालो तो एवरी ईयर 2 करोड़ पीपल बॉर्न होते हैं। अभी 2 करोड़ लोग अगर पूरे साल में बॉर्न होंगे तो काम इतना लोगों को कैसे दिया जाएगा। जब वो बड़े हो जाएंगे तो सबको काम चाहिएगा, पर उतने सामने देने वाले भी तो होने चाहिए काम को। Because of fast population growth rate, on one hand, the number of laborers demanding the job increase. एक साइड पे अगर आप देखो तो काम मांगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है उसके सामने ये तो होना चाहिए, फैक्ट्रीज होनी चाहिए जो प्रोडक्शन करे। अगर आपके देश में इतनी फैक्ट्रीज ही नहीं है कि जो सामान बनाएगी, तो सामने लोगों को काम कैसे देगी? तो उतनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करो जिससे आप बढ़ते हुए लोगों को, जो बढ़ रही है पॉपुलेशन, उनको काम दे सको। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर आप देखो तो ये बेरोज़गारी का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। बिकॉज हम लोग अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। विद द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विल कम डाउन एंड द हाई रेट लेबर विल रिड्यूस। हाँ, हो सकता है कि अगर हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो जो लेबर का सप्लाई है वो कम होगा, काम मांगने वाले लोग कम हो जाएंगे और काम को देने वाले लोग बढ़ जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो तो ही फ्यूचर में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। Number of job seekers will reduce, and on the other hand, because of population control, resources will become surplus. अब क्या होगा कि जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब सीकर्स का मतलब जो जॉब सर्च करते हैं, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है तो जॉब मांगने वाले कम हो जाएंगे और आपके पास रिसोर्सिस बहुत ज़्यादा रहेगा। अब देखो, इंडस्ट्रीज़ इसलिए भी इतनी इस्टेब्लिश नहीं होती है क्योंकि आपके कंट्री में इतने रिसोर्सिस नहीं होते हैं। रिसोर्सिस आपको पता पड़ता है, कोल है, पेट्रोल है, और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं सामान बनाने के लिए। पर आपके देश में उतने रिसोर्सेस ही नहीं हैं तो आप सामान नहीं बनाओगे। तो पॉपुलेशन कम कर दो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, तो जिस देश की पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पे रिसोर्सेस बहुत अच्छे से यूज़ किए जाते हैं और लोगों को काम भी मिलता है। बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक न्यूजीलैंड है। ये दो कंट्री का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए रिसोर्सेज इतने उनके पास है कि वो इंडस्ट्री सेटअप करके उसको यूज़ कर सकते हैं और लोगों को काम दे सकते हैं। इसलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत कम है। हमारे देश में अपोजिट इसका मतलब आप देखो तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है तो काम नहीं मिलता है। सो विद द पॉपुलेशन कंट्रोल, द प्रोडक्टिव एज का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है। ये आपको एमसीक्यू में 100% पूछा जाता है कि प्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब ऐसे लोग जो काम करते हैं 15 से लेकर 64, 15 से लेकर 64 ईयर्स तक के लोग काम करते हैं हमारे देश में। 15 से कम तो छोटे बच्चे हो जाते हैं तो वो तो काम नहीं करेंगे, और 64 के बाद आप फिज़िकली वीक हो जाते हो, ओल्ड हो जाते हो, सीनियर सिटीज़न हो जाते हो। तो यहाँ पे जो काम करने की उम्र बताई गई है कि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करते हो तो ये जो 15 से लेकर 64 ईयर्स तक के लोग जो काम करते हैं लीगली, उनको आप काम दे सकते हो, राइट। लेस देन 15 ईयर्स होगा तो वो तो बच्चे हो जाएंगे, चिल्ड्रन हो जाएंगे, राइट। तो वो तो काम करना उनका अलाउड नहीं है, वो तो इलीगल माना जाएगा, ठीक है। 64 ईयर्स के ऊपर तो फिर आप ओल्ड हो गए, ओल्ड सीनियर सिटीजन से काम करवाया नहीं जाता है, रिटायर की उम्र होती है वो तो आपकी। सो आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो अगर आप अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए।
देश की तरक्की करिए, देश में इतना प्रोडक्शन करिए, सामान बनाइए जिसकी वजह से लोगों को काम मिले। वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग द रेट। दूसरा सॉल्यूशन जो है, पहला सॉल्यूशन तो मैंने बताया पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, दूसरा सॉल्यूशन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए इन द इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग। इनिशियल ईयर का मतलब मैंने बताया जो हमारा प्लानिंग पीरियड था, कब स्टार्ट हुआ था। तो हमारा जो प्लानिंग पीरियड था वो आपका स्टार्ट हुआ था 1956 में, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंडिया ने बहुत बड़े कदम उठाए थे, कैसे भी करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। पहले इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना ही था, 3 से लेकर अराउंड 3.5%, मतलब इतना, मतलब हमारे देश में अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट, नाम सुना होगा आपने, एक्सपोर्ट है मतलब अपना सामान बाहर भेजना, और बाहर का सामान इंडिया में आता है। तो जब आप अपना सामान एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास है ना पैसे आते हैं, आपकी कंट्री बहुत ही वेल्दी होती है, पैसे वाले बन जाती है। पर इंडिया में पहले इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ करता था, क्योंकि आप बाहर एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपको काम मिलता है। क्योंकि देखो अगर आपका सामान बहुत डिमांड में है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो आपको काम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज एट द हाई रेट देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी डेवलप। अगर आप ऐसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, देश की तरक्की करोगे, बाहर सामान भेजोगे, तो आपको काम मिलेगा। तो आप ट्राई करो कि आप क्वालिटी, दूसरा देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक और चीज़ होती है क्वालिटी। क्वालिटी सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी नहीं सुधारोगे तो फॉरेन कंट्रीज़ में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। तो सीधी बात है, क्वालिटी सुधारो और फिर एक्सपोर्ट करो, काम मिलेगा। फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस सेक्टर्स एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव। तो देखिए अगर आप अपने देश में से बेरोज़गारी हटाना चाहते हो तो आपके देश में गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ भी होनी चाहिए, उसे हम पब्लिक बोलते हैं। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़, दूसरा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, और तीसरा कोऑपरेटिव सेक्टर। तीनों तरह के सेक्टर्स इंडिया में अगर अच्छे से डेवलप होते हैं तो सारे सेक्टर्स में काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इन एग्रीकल्चर सेक्टर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ वगैरह अगर आप देखो, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ का मतलब होता है एग्रीकल्चर में अगर आप पानी की सुविधाएं की जो अरेंजमेंट करवा देते हो, वाटर सप्लाई अच्छे से हो। देश में देखो वैसे भी पानी का शॉर्टेज है, तो आप डैम बना दीजिए, वेल बना दीजिए, पॉन्ड बना दीजिए, लेक बना दीजिए, तो फार्मर्स को पानी मिलता रहेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज आपके पास इरिगेशनल फैसिलिटी है। पर अगर वाटर का शॉर्टेज होता है तो फार्मर्स को भी काम नहीं मिलेगा, वो भी अनएम्प्लॉयड रहेगा। इसलिए बोला जाता है ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ये यूज़ करते हो, क्या है ये, टेक्नोलॉजी। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ किया जाए, और वो सारे स्टेट में, सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं, ऐसे तो अगर आप देखो तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये 2-3 स्टेट में ही ज़्यादा मतलब अप्लाई किया गया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अब वहाँ के फार्मर्स के पास बहुत पैसा है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। पर अगर आप राजस्थान में आते हो, गुजरात में आते हो, महाराष्ट्र में आते हो, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। तो गवर्नमेंट को फार्मर्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना है, लोन प्रोवाइड करवाना है, जिससे वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिले। तो आगे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग में क्या बताया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड का मतलब होता है रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ प्लानिंग। ओरिएंटेड मीन्स रिलेटेड। प्लानिंग ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे लोगों को काम मिले। It is seen that during the planning special emphasis is given to economic development। अभी इसके पहले ही हमने पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट ने 1956 में प्लानिंग बनाया तो गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था, देश की तरक्की करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
फ्रॉम सेकेंड 5 ईयर प्लान, अब आप बोलोगे सर ये सेकेंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में, क्योंकि पहला प्लान जो बना था 1956 में, तो हर 5 साल में प्लानिंग पीरियड चेंज होता है। एवरी 5 ईयर्स प्लानिंग बनता है सरकार का। पहला 1956 में बना, तो उसके 5 साल बाद मतलब 1961 में जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस पब्लिक सेक्टर को बताया। आपने पढ़ा था 11th में कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि पब्लिक सेक्टर होगा ना, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होगी, तो लोगों को काम मिलेगा। फिर गवर्नमेंट ने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप की, मशीन से चलने वाला इंडस्ट्रीज़, जिसमें मशीन्स होगी और मशीन्स को ऑपरेट करेंगे लेबर्स, तो लेबर्स को भी काम मिलेगा। मशीन्स होगी तो क्वालिटी भी सुधारी जाएगी। फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इट इज़ वॉज नेसेसरी, बट इन प्रेजेंट सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट स्टेट हैज़ एनकरेज कंज्यूमर एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। मतलब देखिए, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप करी। तो जो इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी वो थी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ग्राहक के लिए बनेगी, जैसे शैम्पू है, ऑयल है, सोप है, क्लोथ्स है, ये सब ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कंज्यूमर के लिए बनाई गई है। मतलब ग्राहक की डिमांड को पूरा करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो कंज्यूमर होती है। फिर लेबर इंटेंसिव है, जिसमें ज़्यादा वर्कर्स चाहिएंगे, जिसमें ज़्यादा मशीन का उपयोग नहीं होगा, सारा सामान हाथ से बनेगा, लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ होगी, एनिमल हस्बेंड्री होगा। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री आपको पता होगा, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है, जैसे आप देखोगे तो कोई भी मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हो, पालते हो। जैसे अगर आप देखोगे तो कैटल है, शीप है, जो शीप को अगर आप डोमेस्टिकेट करते हो तो उसकी जो वूल होती है उससे जैकेट बनते हैं, राइट। तो ये एनिमल हस्बेंड्री होता है। काव को पालते हो तो आपको मिल्क मिलता है जो आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाया। तो कौन सी इंडस्ट्रीज है स्टूडेंट्स? कंज्यूमर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, जैसे आप देखो तो शूज़ की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, कैंडल की होती है, अगरबत्ती की होती है, तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है। खाकरा पापड़ की इंडस्ट्रीज़ होती है। फिर एनिमल हस्बेंड्री है, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जो फार्मर्स है वो एनिमल को भी डोमेस्टिकेट करे, जिससे उसको काम मिले, रोज़ी रोटी उसकी चलती रहे। डेयरी डेवलपमेंट होता है, जैसे आप मिल्क में से चीज़, घी, पनीर ये सब बना सकते हो, तो उसको डेयरी डेवलपमेंट भी बोलते हैं, तो उसमें भी काम मिलता है। सो ये सारी इंडस्ट्रीज़ कैसी है जिसमें ना पैसा कम है। जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है, अब ये खाकरा या पापड़ आप बनाते हो तो ये सब चीज़ हाथ से भी बनती है, तो इसमें इतना पैसा नहीं लगता है। एनिमल को अगर आप पालते हो तो उसमें भी इतना पैसा नहीं लगता है। विद द इस्टेब्लिशमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड इंक्रीज। अब होगा कि आगे यार देखिए, सीधी बात है कि ऐसी इंडस्ट्रीज अगर आप डेवलप कर रहे हो तो कंज्यूमर की गुड्स, मतलब कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ेगी। अब आप शूज़ बना रहे हो, क्लोथ्स बना रहे हो, वॉच बना रहे हो, टीवी बना रहे हो, ये सारी इंडस्ट्रीज़ है ना कंज्यूमर के लिए है, ग्राहक के लिए बनाई गई है, ग्राहक की डिमांड को पूरा करने के लिए बनाई गई है। तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ने ही वाला है, सीधी बात है, और लोगों के पास पैसा आएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब जो लोगों का जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया है। जगह जगह आप देखो तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, डैम बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो इसमें भी लेबर्स को काम मिल रहा है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। स्टेट्स कैन कोऑर्डिनेट बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, हम बार बार स्टेट पढ़ते हैं तो स्टेट को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, मतलब जो मशीन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो आपके देश में मशीन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए और वर्कर से रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। दोनों इंडस्ट्रीज होगी तो सबका काम होगा, देश में पैसा भी आएगा, लोगों को काम भी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, तो अब नया टॉपिक जो है, मतलब नया पॉइंट है, इसमें यह बताया गया है कि आप एजुकेशन सेक्टर को भी बढ़ाओ।
एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा तो भी लोगों को अच्छे से काम मिलेगा, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन है ना बहुत ही ख़राब है। बच्चों को सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज स्कूल्स में या कॉलेजेस में नहीं दिया जाता। पढ़ने के बाद जब वो जॉब मांगने जाते हैं तो उनको काम नहीं मिलता, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ओनली प्रोवाइड बुकिश नॉलेज। तो आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें सिर्फ आपको बुकिश मतलब बुक का नॉलेज ही दिया जाता है, बाहर का कोई नॉलेज नहीं दिया जाता। इसलिए स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपको समझाता हूँ ना तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली आपको भी पता पड़े। क्योंकि अगर आप खाली बुकिश नॉलेज लोगे तो फ्यूचर में आप कोई अच्छी पोजीशन पे नहीं क्लर्क बन पाओगे। पर अगर आप अच्छी पोजीशन अपनाना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर बीइंग एजुकेटेड और ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स मैनेजमेंट, इंडिविजुअल डज नॉट बिकम कैपेबल। अब ग्रेजुएट होने के बाद, डिग्री लेने के बाद तो अभी आपको काम मिलता नहीं है। इन ऑर्डर टू चेंज दिस सिचुएशन इट इज़ नेसेसरी टू गेट वोकेशनल। सारी फील्ड में आपको एक ही एजुकेशन लेना है और वो वोकेशनल एजुकेशन है स्टूडेंट्स। तो वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे वोकेशनल का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, वोकेशनल का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैनेजमेंट सेक्टर हो, ट्रेड सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर में बंदे ने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, वो मैटर नहीं रखता। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, तभी जाके फ्यूचर में काम मिलेगा। फॉर दिस अ मेजर चेंजेस इज़ नीडेड। तो आपको अपने एजुकेशन सेक्टर में बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है। दो सम चेंजेस